हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर। और आज की हमारी जो टॉपिक होगी बेटा, पिछले वीडियो का जो होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हम लोग अपवर्तन की टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन के साथ एज हमको क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है। अपवर्तन एक नया चैप्टर है, उसका इंट्रो पूरा होगा। उसके इंट्रो के बारे में पूरी कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग बेटा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन नंबर एक आज के लिए बेटा। और फिर लिखेंगे दिया है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में बेटा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है बेटा। तो अवतल दर्पण होने की कंडीशन में आपको पता ही होगा कि क्या क्या करते हैं, कौन सा माइनस लेते हैं, कौन सा प्लस लेते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। अगर माइनस लेंगे तो कमेंट करो ए, और प्लस लेंगे तो कमेंट करो बी। माइनस साइन वो बताता है ए को, और प्लस साइन बताता है बेटा बी को। जल्दी जल्दी कमेंट करिए बेटा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी कि ओ का मान कितना दिया बेटा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यू का मान कितना दिया बेटा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है। एवं लंबाई ज्ञात कीजिए, और आई का भी मान ज्ञात करना बेटा। क्लियर। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कंडीशन बेटा, हमको यफ निकालना होगा। हमको यहां से यफ भी चाहिए, यू भी यफ भी चाहिए। ठीक है। तो यहां पे हम मान लेंगे बेटा ये माइनस है और ये भी माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं बेटा, सारा मान माइनस में, ओ सॉरी बेटा, यहाँ पे रहेगा माइनस। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक बेटा। क्या जानते हैं, 1/f=1 में भी प्लस में 1 में यू। ठीक। इसमें अभी तो हमको यह भी चाहिए, यहाँ पे देख लेते पहले। एफ बराबर क्या होता है बेटा, r/2। ठीक। आर का मान कितना है बेटा, आर का मान है 20 माइनस का ये बटा के 2। आंसर आएगा बेटा 10। यफ का मान माइनस के 10 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मान रखते हैं बेटा, यफ का मान हमको मिला है कितना बेटा, 10 मिला है माइनस का। भी का मान हमको बताना है, और यू का मान हमको मिला है। तो हम लिखते हैं बेटा 1/10 माइनस का बराबर में 1/के भी। और ये होगा बेटा माइनस प्लस माइनस लिख देते डायरेक्ट फॉर्म में यू। यू का मान कितना था, 30। इसको उधर भेजते हैं, माइनस का है 1/10, ये इधर आएगा बेटा, तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/3, 1/के भी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करिए बेटा। इन दोनों का लसा कितना लेंगे बेटा, 30 हो जाएगा। 10×30, 3 1 3, ये माइनस का, ये प्लस का, 30 1 30, 1 1/के भी का मान है। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 2/30 बराबर में 1/के भी। 2 1 2, 15×2 = 30। इसका मान बचेगा बेटा, भी बराबर हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अब एक चीज और, थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है। यफ का मान हमारा कितना मिला था बेटा, यफ का मान हमारा मिला था 10। ठीक है।
आवर्धन सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन सूत्र से हमारा क्या होता है, m इक्वल टू आई अपान में ओ इक्वल टू माइनस में भी अपान में यू। यहां तक तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मान रखते हैं, आई का मान हमको पता करना है, तो आई लिख देते हैं बेटा, ओ का मान 6, भी का मान बेटा -15, यू का मान -30। इससे एक चीज बेटा कैंसिलेट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 15 एक कम 15, 15 दूना 30। यहाँ पे बचेगा कितना बेटा, -1/2। इसका इस 6 का गुणा इधर कर लेते हैं और इस 2 का इधर, 2i बराबर में 6, आई बराबर में 6/2 काटेंगे बेटा, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बचेगा बेटा 6/2, 3/1, तो यानी आई का मान हमारा कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यानी कि वस्तु की जो लंबाई पूछा है, इसमें वस्तु की लंबाई कितनी आएगी बेटा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे को। देखते हैं, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे के दृश्य को देखने के लिए, यानी कि हमको जो देखना है बेटा, वो क्या काम करना है कि हम कोई व्हीकल में है, किसी गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर है मान लेते हैं, वो क्या काम कर रहा है, साइड मिरर से, साइड मिरर से क्या काम कर रहा है कि पीछे की वस्तु को देख रहा है। तो दर्पण कौन सा होगा, साइड मिरर में दर्पण कौन सा लगता है, कमेंट करिए। तो हम लिखते हैं बेटा, दिया है। ठीक है, दर्पण उत्तल लगेगा, देखो यहाँ पे दिया भी, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है बेटा, आर का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है, यानी कि वस्तु का काम कौन कर रहा है बेटा, वस्तु का काम कर रही है बस, तो वो कितनी मीटर की दूरी पे है बेटा, अच्छा ये मीटर में है बेटा, ये पूरा मान किस में है बेटा, मीटर में है, 10 मीटर। ठीक है, दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमसे क्या पूछा बेटा, भी पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार आई भी पूछा है। ठीक है, यफ आगे निकालते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ इक्वल टू r/2। हाँ, एक चीज और, ये दर्पण कौन सा बेटा था, उत्तल, तो जब उत्तल दर्पण रहेगा तो सिर्फ क्या माइनस रहेगा बेटा, सिर्फ u माइनस रहेगा, और बाकी सब का सब प्लस में आएगा बेटा, पूरा मान लेंगे प्लस के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, आर का मान कितना है बेटा, 8/2, काटेंगे तो कितना 4, यफ का मान 4 मीटर, यानी उसकी फोकस दूरी कितनी है बेटा, 4 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे दर्पण सूत्र से। ठीक है, हम लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। अब बेटा हमको निकालना क्या था, भी निकालना था, हम लिखते हैं 1/f का मान 1/4 माइनस बराबर में 1/(-10) प्लस में 1/v। ठीक है, इधर देखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं बेटा, 1/4 प्लस में 1/10 बराबर में 1/v। सॉल्व आउट करते बेटा, इसका एलसीएम लेते हैं 20, 4×5 = 20, दो बराबर में 1/v। भी का मान हो जाएगा बेटा 20/7, तो 7×2 = 14, 6 बचेगा, तो 7×6 = 8, 4 बचेगा, 7×5 = 35। ठीक है, तो ये इतना लगभग सेंटीमीटर में।
पॉजिटिव मान आ रहा है, उत्तल दर्पण में तो जाहिर सी बात है कि दर्पण के जस्ट बाईं तरफ बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बोल सकते हैं, उधर बनता है इसका प्रतिबिंब। तो यानी कि भी का मान सही आया बेटा। अब उस कंडीशन में हमको पूछा है कि प्रकृति बताना है, प्लस में आया है मान, तो सीधा बनेगा, क्योंकि जब भी, एक बात याद रखना बेटा, नोट में लिख लो, विशेष बिंदु, ठीक है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। विशेष बिंदु के टर्म में हम लोग ध्यान देते हैं भी, भी जब इस भी का मान पॉजिटिव हो या धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा? प्रतिबिंब आभासी बनेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जब भी का मान धनात्मक में आया बेटा, तो वहां पे प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? आभासी बनेगा। ठीक है, भी का मान, जब भी का मान नेगेटिव या ऋणात्मक, ठीक बेटा, ऋणात्मक होगा, उस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होगा बेटा? प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक, आभासी बनेगा, तो इसके साथ अभी जस्ट बताते हैं, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। ठीक बेटा, वास्तविक बनेगा। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जैसे आभासी बना तो वहां पे क्या बोलेंगे? सीधा भी रहेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा बेटा? सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, उसका प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? सीधा। जबकि इसका प्रतिबिंब कैसा मिलेगा बेटा? इसका प्रतिबिंब मिलेगा उल्टा। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यानी कि जब भी का मान पॉजिटिव आया तो वो देखो कंडीशन ये वाली लगी है, केस एक, केस ए, इसको देखिए बेटा, और ये हमारा केस सेकेंड, ये वाली कंडीशन। जब केस फर्स्ट लगा तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, ये चीज हो गया बेटा। अब हमसे बोला है कि आकार बताइए, आवर्धन का सूत्र लगा देते हैं। तो जब आवर्धन लगाएंगे बेटा, तो आवर्धन बराबर m इक्वल टू माइनस में v बटा के u। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा बेटा माइनस में 2.85 बटा के भी, u का मान बेटा माइनस में 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.85, यानी कि इतना गुना छोटा बनेगा। पॉजिटिव आने का मतलब छोटा है, नेगेटिव आने का मतलब बड़ा बनता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, सॉल्व आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। प्रकृति तुमको बताई दी है, इसकी प्रकृति क्या होगी बेटा? जब ये प्लस में आया तो इसका प्रकृति कैसी होगी? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और एक चीज और, ये दर्पण के आगे, ये कहां बनेगा बेटा? दर्पण के आगे। जबकि इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? दर्पण के पीछे। ठीक है, उस कंडीशन में दर्पण के पीछे और इस कंडीशन में दर्पण के आगे। क्लियर हुआ? अगला कंडीशन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्रीनशॉट उसका लीजिए।
तीसरा नंबर का क्वेश्चन है बेटा, वो कोई 6 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ठीक है, सोल्यूशन इसका लिखाते हैं, दिया है। तो यानी कि ओ का मान, वस्तु बिंब बोला है, वस्तु बोले, उसका मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, यानी कि यफ का मान कितना दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो यफ का मान पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, कमेंट करो तुरंत। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यू का मान 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वो कितनी दूरी पर पर्दा को स्पष्ट रख दिया जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी कि हमारा भी का मान है क्वेश्चन मार्क। ठीक ठीक ठीक, और ये प्रकृति बताना, साइज बताना है, ठीक है। अब हम लिखते हैं बेटा दर्पण सूत्र से, तो 1/f इक्वल टू 1 में यू प्लस में 1 में भी, 1 में एफ। हाँ, एक चीज और दिक्कत है, दर्पण कौन सा है बेटा, अवतल। दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो सारा मान किस में आएगा बेटा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। कोई दिक्कत है, 1/के माइनस में 10 बराबर में 1/के माइनस का 15 प्लस में 1/के भी का मान नहीं चाहिए था, इसको इधर ट्रांसफर करते बेटा, 1/के 10 प्लस में 1/के 15 बराबर में 1/के भी। इन दोनों का लसा कितना होगा बेटा, इन दोनों का लसा 30, 10 चाहे 30, 3 एकम 3, 15 दूना 30, 2 हो जाएगा 1/के भी का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1/के भी बराबर हम लिखते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस के 1/के 30, पलटेंगे तो बेटा हो जाएगा 30 माइनस का टर्म, भी का मान 30 सेंटीमीटर। और आवर्धन का सूत्र तुम जान ही रहे हो, अतः एम इक्वल टू माइनस के भी/के यू, भी का मान बेटा माइनस का 30 है, माइनस का 30 भी का मान है, और यू का मान है बेटा माइनस का 15। इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस से माइनस ये 2 बचेगा, तो माइनस का 2। यम का मान कितना है बेटा, माइनस का 2, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो 2 गुना बढ़ जाएगा, माइनस अभी आया है बेटा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत दिक्कत नहीं ना है, ठीक। चलो, तो बच्चों आज तक का जो टॉपिक था हमारा, दर्पण का टर्म खत्म हुआ है, ठीक है, हमारा दर्पण खत्म हुआ। अब उस कंडीशन में आप एक चीज नोटिस करके चलिएगा बेटा, दर्पण आज खत्म होता है, आज हमारी नई टॉपिक पड़ेगी बेटा, अपवर्तन, ठीक है। और अपवर्तन जो देख रहे हैं बेटा, अपवर्तन डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीजें चलेंगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज तो अपवर्तन का इंट्रो ही होगा, और उसमें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं मिलेंगी, कब कब अपवर्तन होगा, कहाँ कहाँ होता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बैक टू बैक पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं ये बता दीजिए आप, माध्यम। आप लोग माध्यम बताइए बेटा, दिमाग में यही आया होगा, 3, कितना, 3। ये पारदर्शी, अपारदर्शी, और दूसरा अर्ध पारदर्शी, ठीक है बेटा, ये 3 टाइप। तो माध्यम जब जनरली होता है वो 3 टाइप है, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल वे में। पारदर्शी का मतलब जो आर पार देखिए, ये क्या होगा बेटा, आर पार दिखे,
उस कंडीशन की बात हो रही है। आर पार न दिखे, ये वो कंडीशन की बात हो रही है बेटा। हम ये बोल सकते हैं दिखे भी और न दिखे। ठीक बेटा, ये तीन कंडीशन है। पारदर्शी माध्यम में आर पार दिखेगा, अपारदर्शी में आर पार नहीं दिखेगा, और अर्ध पारदर्शी में दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा। गजब की बात है। उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखो, सब बताएंगे। आर पार के पैटर्न में बेटा, जैसे हवा हो गया आर पार दिख जाता है, कांच हो गया आर पार दिख जाता है, पानी हुआ आर पार दिखता है। ठीक है। अपारदर्शी जैसे किसी रूम की दीवार के इधर क्या हो रहा है और उस दीवार के उधर क्या हो रहा है, ये हमको नहीं दिखता। पूरी दीवार होनी चाहिए, ऊपर से लेके छत तक, यानी फर्श से लेके छत तक पूरी दीवार अगर होगी, जैसे सपोज कर लो इस बोर्ड के पीछे क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है। इस बोर्ड के पीछे दीवार है, दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं कि उधर क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमारा जो माध्यम का काम करेगा बेटा अपारदर्शी, जो आर पार दिखेगा नहीं। ठीक है। अर्ध पारदर्शी, तो अर्ध पारदर्शी में बेटा क्या होता है, दिखता है नहीं भी दिखता है, और कब दिखेगा कब नहीं दिखेगा वो भी बताते हैं तुमको। ठीक है। तो देखो जनरली ये वाली घटना, देखो गंदा वाला काम मत करना, नहीं तो मार पड़ेगी, झगड़ा हो जाएगा बिना मतलब का। अब बात समझते हैं बेटा कि ये जो घटना मिलती है बेटा, वो खिड़की में जो कांच लगता है, खिड़की में जो कांच लगता है वो वाली घटना है। अब समझो दिन में वो तो वो तुमको देख रहा है, रात में तुम उसको देख रहे हो। दिन में वो देख रहा है तुम किससे झगड़ा कर रहे हो, और रात में तुम देख रहे हो कि वो कैसे झगड़ा कर रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते डीप। मान लेते हैं ये हमारा खिड़की है बेटा, थोड़ा सा इसको सही सेट करते हैं। ठीक है। ठीक है, इधर ये बाहर का व्यू है, ये आउट है, और ये बेटा इन है। ये हमारी क्या है बेटा, खिड़की है। ठीक है। अगर हम दिन में दिन में अंदर से बाहर देखेंगे तो बेटा बाहर की वस्तु दिखाई देगी। वही कंडीशन जब रात में हम इधर से, रात में हम बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं तो दिखाई देता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जिधर ज्यादा प्रकाश होगा उधर की वस्तु दिखेगी, जिधर ज्यादा प्रकाश होगा उधर की वस्तु हमको दिखेगी। दिन में क्या होता है कि दिन में कमरे में आप कितना हो, रूम में कितना हो अच्छा एलईडी बल्ब जला लीजिए बेटा, पर सूर्य के आगे तो कम ही पड़ेगा ना। तो हम अंदर से जब देखते हैं तो बाहर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, मतलब एक तरफ से दिख रहा है। पर बाहर वाला दिखेगा तो सिर्फ उसको उसका चेहरा दिखेगा, अंदर कौन देख रहा है उसको नहीं पता चलेगा। पर बाहर की तरफ से रात में, भाई साहब दिन में तो तुम हमको देखिए झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, अब रात में हम देखेंगे कहाँ बतियाए जा रहे हो। तो वो हम यहाँ से इधर की तरफ देखेंगे तो रात में क्या होता है, बाहर पूरा अंधेरा और रूम के अंदर बेटा लाइट ऑन होगी। लाइट जैसे ही ऑन होगी बेटा तो क्या होता है कि पूरा का पूरा पैटर्न दिखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? पर ये नॉर्मल सा वेव था बेटा, ये कक्षा 8 की टॉपिक है, हम अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहां पे भी माध्यम तीन ही मिलते हैं। और एक बात याद रखिए बेटा, अपवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जो कारगर माध्यम है यही है पारदर्शी माध्यम। यही हमारा क्या है बेटा, पारदर्शी माध्यम। ठीक है। पारदर्शी माध्यम जैसे में
हमारा बेटा कांच हो सकता है, दूसर का बेटा जल हो सकता है, तीसर का बेटा हवा हो सकती है। हवा बोल रहे या निर्वात बोल रहे, लगभग सिमिलर है पर एकदम इक्यूरेट नहीं है, वो भी बताएंगे। निर्वात, ठीक बेटा। ये तीन चीजें जल में, जल में पारदर्शी द्रव्य जो आर पार दिख जाए, जिसमें से कांच की भी बात हुई, आर पार दिखने, रंगीन नहीं, सादे कांच की बात हुई बेटा, ठीक है। अब समझते हैं इसको। अच्छा, द्रव्य के प्रकार मुख्यतः तीन, द्रव्य के प्रकार, उसको समझते हैं आगे। द्रव्य के प्रकार, ठीक है बेटा। जब द्रव्य के प्रकार को हम देखेंगे तो द्रव्य के प्रकार में एक चीज देखिएगा बेटा, कितने प्रकार का होता है, ये होता है तीन। पहला बेटा ठोस, दूसर का द्रव, तीसर का गैस। अभी जो चीज पूछ रहे हैं बेटा उसके अकॉर्डिंग अभी हम समझते हैं उसको, इसको आगे समझ लेते हैं। ठोस के अणु और परमाणु आयन जो भी लेंगे बेटा, वो क्या होंगे बेटा, पूरा का पूरा पास पास, क्या होंगे बेटा, एकदम चपके चपके रहेंगे। ये हमारा क्या बेटा, इसके अणु परमाणु आयन एकदम चपके चपके रहेंगे, ठीक है। और द्रव में क्या होगा बेटा, इसके अणु परमाणु आयन जो होंगे बेटा थोड़ा सा क्या काम करेंगे, थोड़ा सा दूर रहेंगे, ठीक है। और हमारे गैस के साथ क्या होगा बेटा, गैस के अणु परमाणु आयन जो होंगे बेटा, गैस के अणु परमाणु आयन का जो पैटर्न होगा वो दूर दूर होंगे, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, ठोस के अणु पास पास, द्रव के अणु थोड़े से दूर, और गैस के अणु थोड़े ज्यादा दूर। सबसे ज्यादा हम ही कहते हैं सबसे पास पास ठोस के होंगे, सबसे ज्यादा दूर दूर गैस के होंगे। क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा बेटा, बीच वाले चीज के बारे में ज्यादा हम नहीं जानते हैं, नहीं जब हमसे कोई पूछता है उसके बारे में, पर कौन ज्यादा है कौन कम यह मैटर करता है, ठीक है। एवरेज रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, या तो हाई रहो या तो लो रहो, ठीक है। अब इन तीनों का कंपेयर यहाँ पे करते हैं बेटा। ठोस, कांच कैसी होती है बेटा, ठोस होती है कि नहीं होती है, होती है ना। और जल द्रव की तरफ द्रवित गुण, यानी कि इसके अणु परमाणु आयन कांच के कंपेयर में थोड़ा सा दूर होंगे। और जबकि जो निर्वात होती है, जो गैस होती है, हवा होती है बेटा, वो क्या होगी, उसके अणु परमाणु आयन दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे। यहां तक क्लियर है, यानी कि सबसे पास पास अणु किसके, ये पास पास है, और ये बेटा दूर दूर, ठीक है। कांच के सबसे पास पास और हवा या निर्वात के सबसे दूर दूर है अणु परमाणु आयन जो भी ले रहे हो। जल वाला बेचारा परेशान रहता है, ठीक है। यहां तक का कोई दिक्कत तो है नहीं, यहां तक पूरा क्लियर हुआ। क्लियर हुआ तो यस सर टाइप करिए, तुरंत कमेंट करिए बेटा, और फिर तब हम आगे का वीडियोस देखते हैं, टॉपिक आगे की क्लियर करेंगे। तो एक चीज आप ये समझिएगा बेटा, कांच जल और हवा या निर्वात, इसको निर्वात को भी हटाते हैं, हवा को ही लेते हैं, समझते हैं आगे। इन्हीं तीनों को क्यों पकड़े, अपवर्तन जब भी होगा बेटा पक्का इन तीनों में से कोई ना कोई दो ठो पागलपंती करेंगे, कन्फर्म करेंगे। दो नहीं रहेंगे, तीन हो सकते हैं, एक तो नहीं कर पाएगा बेचारा।
इन तीनों में से कोई ना कोई दो ठो पक्का पंगा करेंगे। जब पंगा करेंगे तब अपवर्तन मिलेगा, जब पंगा करेंगे तब अपवर्तन मिलेगा। तो कोई दिक्कत होगी? यहां तक कि इन तीनों का ही रोल है इस बेचारे को परेशान करने के लिए, ये तीनों कारीगर है। वही बात हो गई ना, दयादी पटदारी में आग लगाने की जो कंडीशन होती है बेटा, क्या काम करता है? कोई तीसरा मेंबर आता है, भैया तो कि वो इस तरह कह दिया, अब भैया एक्साइट हो गए, अब भैया जाके दयादे से भिड़ गए। तो वही कंडीशन यहाँ पे इन दोनों, या तो देखो कोई भी दो रहेगा। अब इन दोनों में से बेटा ये भी हो सकता है, या ये दोनों हो सकते हैं, या ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह का पैटर्न बनेगा। कोई दो ठो रहेगा तभी अपवर्तन मिलेगा। इतना क्लियर है? अपवर्तन की घटना होने के लिए कम से कम दो माध्यम होने चाहिए। एक तो कांच हो गया, एक तो जल हो गया। इसके अणु सबसे पास पास और इसके अणु थोड़े से दूर, इसके अणु सबसे ज्यादा दूर दूर। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना में एक और माध्यम की हमको रिक्वायरमेंटल चीज होती है बेटा, वो बताया जाता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम, इस चीज को याद करने के लिए बेटा स का मतलब, सघन के मतलब को आगे समझ लेते हैं, फिर इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सघन, स से ही लेते हैं, तो स का मतलब यहाँ पे होता है बेटा सटा हुआ। क्या कहते हैं बेटा? सटा हुआ। किसके सटे होने पे की बात हो रही बेटा? तो यहाँ पे बात हो रही है अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है। ठीक है, अणु परमाणु आयन जो भी ले सकते हो वो ले सकते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है। तो किसे सघन बोलेंगे बेटा? जिसका अणु सटा हो या पास पास हो। सटे होने का मतलब ये है बेटा पास पास होने से। क्या बेटा है? पास पास। क्लियर हुआ? तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ऐसा माध्यम जिसका अणु परमाणु पास पास हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे हम कैसा माध्यम कहेंगे बेटा? सघन माध्यम कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा माध्यम जिसका अणु परमाणु पास पास हो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? सघन माध्यम। क्लियर हुआ? तो सबसे ज्यादा पास पास किसका है बेटा? कांच का। तो सघन सबसे, इन तीनों में सबसे ज्यादा सघन कौन है? कांच है। हम ही कह ले रहे हैं बेटा रोड़ा इन्हीं दोनों में हुआ है, रोड़ा इन्हीं दोनों में हुआ, लफड़ा इन्हीं दोनों में हुआ, कांच और जल में। तो सघन कौन है? कांच। अब कौन है कमेंट करिए। जल और हवा में सघन माध्यम कौन बनाएगा बेटा? जल बनाएगा, क्योंकि जल के जो अणु परमाणु है ना वो क्या है बेटा? पास पास है। किसके कंपेयर में? हवा के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेटा विरल माध्यम को। हमारा बी पॉइंट बनता है बेटा विरल माध्यम। एक को ट्रिक पे याद करते, दूसरे का बेटा जस्ट उसी तरह हमको जस्ट अपोजिट कर लेना होगा। तो हमारी टॉपिक है बेटा विरल माध्यम। ऐसा माध्यम जिसके अणु परमाणु
दूर 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 हूं उस माध्यम को विरल माध्यम विरल माध्यम माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम किसे कहेंगे बेटा? ऐसा माध्यम जिसके अणु परमाणु दूर दूर हो, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे बेटा? विरल माध्यम कहेंगे। तो इन तीनों में विरल माध्यम कौन है? कमेंट करिए तुरंत। इन तीनों में ए बी सी में एक सबसे ज्यादा विरल माध्यम का जो टर्म दिखेगा, गुण दिखेगा, किसके अंदर दिखेगा? विरल माध्यम का गुण दिखेगा सबसे ज्यादा इसमें। इन तीनों की बात हुई तब बेटा हवा में। अगर हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों में हो तो कांच और जल एक दूसरे में भिड़े हुए हैं, तो इन दोनों में किसमें होगा बेटा विरल माध्यम? इसमें। किसमें? जल में, न कि कांच में। कांच में कौन सा होगा बेटा? सघन। और इसमें विरल। क्लियर हुआ? दिक्कत यहां तक तो नहीं है ना? यहां तक आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करिए बेटा। एक बात और अब समझिए, इसमें अणु परमाणु आयन कहाँ पे है बेटा? दूर दूर है। और इसमें अणु परमाणु आयन कहाँ पे है बेटा? पास पास है। एक लॉजिक वाला चीज समझते हैं, उसके बाद हम आगे की टॉपिक बढ़ाएंगे बेटा। सपोज करिए एक खेल का मैदान है। एक हमारा क्या बेटा? खेल का मैदान है इस तरह। ठीक है। एक ये हमारा खेल का मैदान इधर के लिए होता है, और एक हमारा खेल का मैदान ये वाला इधर का लिए। दोनों का पैटर्न सेम है। हमें कह रहे यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है बेटा 100 मीटर। ठीक है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बेटा कितनी है? 100 मीटर। 400 मीटर कर लेते हैं। अब थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, हाँ सच में हम ग्राउंड में हैं। अब दिक्कत नहीं ना, इस सिरे से इस सिरे तक का, यानी कि ए से बी तक का जो दूरी है बेटा वो कितना है? 400। और ए से बी तक का जो दूरी है बेटा वो 400। 400 मीटर उसमें भी, 400 मीटर इसमें भी, यहां से यहां तक का। उसी तरह वहां से बी तक का। अब इस मैदान में हम कह रहे हैं, इस मैदान में हम कह रहे हैं सिर्फ 50 लोग हैं। लोगों की संख्या कितनी है बेटा? 50। और इस मैदान में लोगों की संख्या है बेटा 5000। इसमें लोगों की संख्या 50 है, इसमें लोगों की संख्या 5000 है। अब एक चीज हमको ये कमेंट करके बनाई बताइए बेटा। ये नंबर हम इसको 1 देते हैं। ठीक है। इस मैदान को नाम हम देते हैं 1 नंबर, और इसमें हम नाम देते हैं बेटा 2 नंबर। ठीक है। तो ये कंडीशन बताइए, जैसे मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसमें 50 लोग कहीं पे भी सिचुएट है, वो फिक्स नहीं कहाँ पे है वो। और यहाँ पे भी 5000 लोग हैं, तो इस मैदान में कहीं पे भी खड़े हैं। इसमें भी खड़े, इसमें भी खड़े। अब एक चीज समझ के बताइए बेटा, ध्यान से मैसेज करिएगा, तुरंत कमेंट करिए कि 5000 लोग इसमें खड़े, 50 लोग इसमें। हमको ए से यहां तक जाने में इसमें समय कम लगेगा कि इसमें समय कम लगेगा? तुरंत बताइए। हमको समय कम किस में लगेगा बेटा? 2 नंबर वाले में, क्योंकि लोगों की संख्या कम, वहां पे लोगों की संख्या ज्यादा। अब हम निकल रहे हैं, हो सकता है हमारे एलाइन इस रास्ते पे ही हो कहीं, तो टक्कर लगाना होगा, हटाना होगा, भैया हटिए, बाबू हटिए, सुनिए, सर मैम जो भी हो हटिए। यहाँ पे क्या है बेटा? कम लोग हैं, तो अगर हम मान लेते हैं इस लाइन पे भी तो नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग एक साथ एक सीट में तो है नहीं खड़े, कहीं पे भी होंगे। जैसे कि गैस के जो अणु होते बेटा कहीं पे भी थे, ये नहीं फिक्स होता कि नहीं लाइन में है, अलाइन है। यहाँ पे ठोस के अणु क्या थे? पास पास थे। तो यहाँ पे बेटा एक कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ पे
देखो, अपवर्तन जब भी होगा तो प्रकाश के कारण ही होगा, प्रकाश किरण आएंगी तभी होगा जब प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करेगी। ये माध्यम कैसा काम कर रहा है बेटा? ये माध्यम सघन की तरह काम कर रहा है, तो चाल बेटा घटेगी। ये मैदान कैसा काम किया बेटा? ये मैदान काम किया सघन माध्यम की तरह, सघन माध्यम की तरह। और इसमें क्या होगा बेटा? चाल बढ़ेगी। ये कैसा काम किया बेटा? विरल माध्यम की तरह। ठीक है। और कब बढ़ेगी कब घटेगी, अभी वो बस ये मान के चलिए विरल माध्यम में चाल बढ़ेगी। विरल माध्यम में क्या होगा बेटा? हमारी चाल क्या होगी बेटा? वो बढ़ेगी। नोट में ऐड कर लीजिएगा बेटा, नोट में हमारा ऐड कर लीजिए ये बात कही हुई कि सघन में प्रकाश की चाल चाल घटेगी। विरल में प्रकाश की चाल बढ़ेगी। ठीक है बेटा। सघन में प्रकाश की चाल हमारी क्या होगी बेटा? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। और यहाँ पे क्या होगी? प्रकाश की चाल बढ़ेगी। प्रकाश की चाल होती है वेग नहीं, पहली बात याद रखना। चाल लेते हैं, वेग नहीं लेते हैं, क्योंकि वेग में हमारी दिशा फिक्स होती है जबकि चाल में दिशाएं फिक्स नहीं होती हैं। कोई अगर ये पूछे, अच्छा एक चीज और बताओ, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होगी? ये बताओ, प्रकाश की चाल कितनी होगी? कमेंट करो तुरंत। प्रकाश की चाल हमारी होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही चाल मानी जाती है हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की भी। अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, वो चीज नोटिस करना बेटा। 3 × 10⁸ है। इसको नॉर्मल शब्दों में लिखते हैं तो 3 पे 8 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 गिनती करते हैं। ये मात्रक लगा देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में प्रकाश जो चलेगी, रफ्तार बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक है। उसको हमको ध्यान नहीं देना, तो वो तो नॉर्मल फॉर्म में पूछ दिए थे। ऑप्शनल क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रकाश की चाल होती है बेटा 3 × 10⁸ 8। और ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको एक चीज पता क्या करेगा, पहला वाला क्वेश्चन जब जब ऑप्शनल देगा तो उसमें दे देगा 3 × 10⁻⁻8। और लड़के को तो बस यही दिख रहा है, उसको तो ये दिखा सर जी सही है, बात खत्म। अरे गलत हो गया। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ेगी। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सघन का मतलब अणु परमाणु आयन पास पास होंगे, विरल का मतलब अणु परमाणु आयन दूर दूर होंगे। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की टॉपिक देखते हैं बेटा। तो यहां तक की सारी टॉपिक होने के बाद बेटा एक कंडीशन और अब सीखते हैं। इसके बाद जो कंडीशन अभी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया बेटा तो ये लिख के रख लो, तुम्हारा अपवर्तन भूलेगा ही नहीं। कब क्या हो रहा है अपवर्तन में वो सारा का सारा केस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लगभग 6 केस हमारी बनेगी, हमारी 6 केस बनेगी बेटा। हर केस को अच्छे से पढ़ेंगे, आगे हमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमको ये बताइए, हम आपको 3 अंक देते हैं, 1 2। ठीक है, 1 2 और ये बेटा 3। कंडीशन ये है इन तीनों अंकों का
यूज करना है और उसके बाद हमको 2 अंक का एक संख्या बताना है। 2 अंक का एक हमको संख्या बताना है बेटा। बात ये है कि संख्या जो है वो रिपीट ना हो, अंक जो है वो रिपीट ना हो। इन तीनों अंकों का यूज करना है, हमको 2-2 अंक की संख्या बतानी है। ठीक है, 2-2 अंक की संख्या बतानी है बेटा, और कोई भी अंक रिपीट न हो। ध्यान से, कोई भी अंक रिपीट न हो। क्लियर? क्लियर है तो कमेंट करिए। यहां पे लिखते बेटा केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, केस 5, केस 6। यहां तक 6 केस बनेगा बेटा। हो सकता है तुम एक ज्यादा बना दो, पॉसिबिलिटी है बेटा, हो सकता है बना दो। हमारे हिसाब से तो 6 बन रहा है, तुम्हारे हिसाब से हो सकता है 6, 7, 8, 10 तो भी बना दोगे। पर कंडीशन ये है, इन तीनों अंकों का यूज करना है, 2 अंक की एक संख्या बनानी है, कोई भी अंक रिपीट ना हो। मेरा बता रहे एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, समझ के चलते हैं। तो पहली हमारी संख्या जो बनेगी बेटा, उस संख्या को नोट डाउन करते हैं। तो पहली संख्या इन्हीं दोनों को मिला के बनाते हैं, 1 2, यानी ये 12 हुआ। दूसरी संख्या बनेगी बेटा 1 3, 1 2 1 3। अब इसको उठाते बेटा, ये होगी 2 3 2 1, 2 3 2 1, यहां तक हुआ। अब इसको लेके चलते बेटा, तो 3 2, 3 2 और 3 1। ये हमारे अकॉर्डिंग छह संख्या बनेगी बेटा। 3 अंकों को मिला के 6 संख्या ही बना सकते हैं। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास है एफर्ट, मेहनत करो, हो सकता है तुम बना दो। हमारे हिसाब से सिर्फ 6 है, ये क्लियर है। यानी ये 6 केस बना। सर ये क्या कर रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैथ नहीं चल रहा है, ये साइंस में ही लेके जा रहे हैं बेटा। बस थोड़ा सा विश्वास और रख लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां बनाते हैं बेटा केस फर्स्ट। ठीक है, ये 1 नंबर लेते हैं बेटा, और ये हमारा 2 नंबर। ठीक है, हम लेते हैं केस सेकेंड। यहाँ पे बेटा ये हमारा 1 नंबर है और ये हमारा 3 नंबर। उससे पहले, आगे का केस देखने से पहले हम एक चीज और कर लेते हैं बेटा। हम 1 नंबर वाले को हम क्या मानते हैं, ये है कांच। दिक्कत कोई? हम 1 नंबर को क्या मान लिए बेटा, कांच। नंबर 2 को मान लेते हैं बेटा जल, नंबर 2 को जल। और नंबर 3 को मानते हैं हम लोग बेटा हवा। क्या मानते हैं, हवा मान लेते हैं। यहां तक तो दिक्कत नहीं ना। नंबर 1 को कांच, नंबर 2 को हवा, नंबर 3 को, सॉरी, नंबर 1 को कांच, नंबर 2 को जल, नंबर 3 को हवा। अब ये देखो, नंबर 1 क्या है बेटा, कांच है। नंबर 2 क्या हमारा, जल है। नंबर 2 में देखते हैं बेटा 1 3 है, तो 1 में क्या है बेटा, कांच है। और ये क्या है बेटा, नंबर 3 हवा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बेटा केस थर्ड देखते हैं। केस हमारा थर्ड है। केस थर्ड में हमारा क्या था बेटा, 2 और 3, 2 और 3 था। तो 2 और 3 में क्या है बेटा, नंबर 2 क्या है बेटा, जल है। और नंबर 3 क्या है बेटा, हवा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला केस, केस नंबर
4 बेटा। तो 4 नंबर पे क्या है बेटा? 2 है, 1 है, 2 है और 1 है। तो नंबर 2 पे क्या माना गया बेटा? नंबर 2 पे, नंबर 2 पे बेटा जल है, और नंबर 1 पे आपका नंबर एक पे क्या है बेटा? कांच है। 4 केस यहाँ हुई बेटा, और ये केस नंबर 5। 5 पे क्या है बेटा? 3 है, 2 है, और 6 नंबर पे क्या है बेटा? 3 है, 1 है। नंबर 3 क्या रहेगा? हवा। नंबर 2 जल। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं ना, ये क्या हो जाएगा बेटा? हवा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? जल। ये क्या हो जाएगा? नंबर 3 हवा, और नंबर 1 कांच। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो जब गया है बेटा, तो यहाँ तक होने के बाद हम लोग एक चीज नोटिस करना कि अभी तक हमने सघन और विरल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? सघन और विरल। एक चीज और बता रहे हैं बेटा, थोड़ा सा समझने के लिए। सघन को हम रेड मार्कर से लिखेंगे। सघन को किस मार्कर से? रेड से। और विरल को लिखेंगे बेटा ग्रीन से। किससे लिखेंगे? ग्रीन से। सघन माध्यम को रेड मार्कर से और विरल माध्यम को ग्रीन से। इन दोनों में, कांच और जल में सघन कौन कौन होगा बेटा? किसके अणु परमाणु आयन पास में होंगे? कांच के। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सघन। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? जल जो होगा वो विरल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे कांच बेटा सघन, और हवा बेटा, हवा क्या हो जाएगा? कांच के कंपेयर में हवा के अणु दूर दूर होते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा? विरल। ठीक है। अब केस थर्ड में देखते हैं, जल और हवा यानी पानी और हवा के बारे में बात हो रही है। तो जल के जो अणु होंगे बेटा वो कंपेयर में हवा से ज्यादा पास होंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सघन। जबकि हवा क्या हो जाएगी बेटा? हवा हमारी हो जाएगी विरल। यहाँ पे दिक्कत नहीं ना है? जल और कांच, अब ध्यान दीजिए, जल और कांच। तो जल के अणु पास पास तो होते, पर कांच से पास में नहीं होते। कांच का के अणु जो होते हैं ज्यादा पास में होते, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा सघन। यानी कांच सघन है, और जल क्या हो जाएगा बेटा? विरल। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक एकदम एडजस्ट है। इन दोनों में कांच के अणु परमाणु आयन पास पास में है, जल के कंपेयर में, तो ये सघन हो गया और ये विरल हो गया। इन दोनों में बताओ नंबर 2 क्या होगा, नंबर 3 क्या होगा? यहाँ पे नंबर 3 क्या होगा, नंबर 1 क्या होगा? कमेंट करिए तुरंत। यानी हवा कैसा होगा बेटा? विरल। ओहो। हाँ, जल कैसा होगा बेटा? ये सघन होगा। हवा कैसा होगा बेटा? विरल। ठीक है। हवा यहाँ पे विरल, जल यहाँ, कांच यहाँ पे बेटा सघन। क्लियर हुआ? कब सघन होगा, कब विरल होगा? अपवर्तन में सिर्फ 3 ही चीज मिलेंगे बेटा। आपको कांच मिलेगा, जल मिलेगा, हवा मिलेगा, क्योंकि तीनों के तीनों पारदर्शी हैं। अब तुम बोलोगे सर फाइबर ले ले तो? अरे बेटा, फाइबर लोगे वो कैसा काम करेगा? कांच की तरह ही ना। फाइबर लोगे, फाइबर ले लो या कांच ले लो, उसका प्लेट एक लेते हैं। तो तुम फाइबर का ले लो चाहे कांच का ले लो, बात तो वही हुई ना। और कुछ इसमें से और लायक होंगे, वो कहेंगे सर जी प्लास्टिक वाला ले लेंगे तो, जिसमें सब्जियां आती वैसा कलर ले लेंगे तो। अरे चोट्टा कहीं के,
सब का सब कैसा होगा? कांच के टर्म में आएगा बच्चा, हवा में। अब कोई कहते सर जी हम ऑक्सीजन में करेंगे, कोई उन्होंने कहते नाइट्रोजन में, कोई कहते कि सर जी हम अंतरिक्ष में जाकर करें। यहाँ पे बात हो गई बेटा हवा की। उसी तरह कोई, हम जल बोले, पानी बोल दिए। अब कोई कहेगा सर जी नहीं पानी में हम नहीं करते, दूसरे चीजों में करते हैं। होगा बेटा पूर्ण, पर घटनाएं वही मिलेंगी। हम ये कह रहे फाइबर के, जल पानी की जगह पे हम अगर बेटा हम ले लेते हैं एल्कोहल का टर्म ले लेते हैं, क्या उसमें अपवर्तन नहीं होगा? होगा। हम सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं, उसमें भी अपवर्तन होता है बेटा। कोई भी तेल आप ले सकते हो, उसमें होगा। क्लियर है? गैसें कोई भी हो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक चीज और याद रखिए बेटा, सघन, विरल, ये दोनों को देखने के लिए एक चीज और नोटिस करिए बेटा, कि जो सघन और विरल है, ध्यान से, कांच का है बेटा यहाँ पे सघन, यहाँ पे कांच सघन, और कांच यहाँ पे कांच सघन, यहाँ पे कांच सघन। जहां जहां पे भी कांच आया है बेटा, नोटिस करो, हर जगह पे सघन है। टिक लगाते हैं, देखो, यहाँ पे भी कांच सघन, यहाँ पे भी कांच सघन, और यहाँ पे भी कांच सघन, और यहाँ पे भी कांच सघन। क्लियर हुआ? कांच यहाँ पे भी सघन, यहाँ पे भी सघन, यहाँ पे भी सघन, यहाँ पे भी सघन। यानी कि नोट में लिखना, कांच सदैव सघन माध्यम में लिया जाता है। कांच को जब भी लोगे, वो कैसे लोगे बेटा? मानोगे सघन माध्यम में। क्लियर हुआ? फाइबर भी लोगे तो सघन माध्यम में। ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करते हैं, हमने तो कांच देख लिया सर, अब और कुछ नोटिस कर लेते हैं बेटा। जल को लेते थे, यहाँ पे विरल है, यहाँ पे सघन है। थोड़ी सी कंडीशन देते हैं, हटाते हैं इसको, हवा को पकड़ते हैं। उसके बाद फिर और कंडीशन देखेंगे बेटा। हवा यहाँ पे विरल, हवा यहाँ पे बेटा विरल, हवा यहाँ पे बेटा विरल, हवा यहाँ पे बेटा विरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने अपने नाम से हाईलाइट कर दिया बेटा, विवेक सर से। और आप इसको थोड़ा सा नोटिस करिएगा, हवा सदैव विरल माध्यम में लिया जाता है। हवा को सदैव किस माध्यम में लेंगे बेटा? विरल माध्यम में। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? कांच को सदैव सघन माध्यम में लिया जाएगा, और हवा को सदैव विरल माध्यम में। यहां तक हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात सुनिए बेटा, एक मैटर अब फंसता है, उसको ध्यान में देखते हैं। देखो जल यहाँ पे जल विरल है, तो यहाँ जल सघन है। यहाँ जल विरल है, तो यहाँ जल सघन है। ठीक है। कब कब जल सघन होगा, कब कब जल विरल होगा, इस घटना को समझते हैं। कब जल को हम सघन मानेंगे, कब जल को हम विरल मानेंगे, इस घटना को हम थोड़ा सा समझते हैं बेटा। ठीक है।
विशेष बिंदु। ये केस नंबर कितना था बेटा? 5 था। ये केस नंबर 6 था। ठीक है। विशेष बिंदु में एक चीज नोटिस करिए बेटा, ए पॉइंट, जल को कांच के साथ लिया जाए तो वह विरल, कांच के साथ लिया जाता है जाए तो वह विरल माध्यम में होता है। जल को कांच के साथ लेंगे बेटा, जल को कांच के साथ जब जब लेंगे तो वो कैसा काम करेगा बेटा? जल, यहाँ पे कौन काम कर रहा है? जल की बात हो रही है, तो वो कैसा काम करेगा बेटा? विरल माध्यम की तरह। ठीक है। और बी पॉइंट पॉइंट देखते हैं बेटा, जल को जब हवा के साथ लिया जाता है तो वह सघन सघन माध्यम जैसा कार्य करता है। जब हम जल को किसके हिसाब से लेते हैं बेटा? हवा के अकॉर्डिंग। जल को हम लेते हैं कैसे? हवा के टर्म में। जल को हम लेते हैं हवा, जल और हवा दो ठो लेते हैं बेटा। तो उस कंडीशन में जो जल होता है वो कैसा काम करेगा बेटा? सघन। ये चीज आप नोटिस करिएगा बेटा, जल और कांच लेंगे, जब जल को कांच के साथ लिया जाता है, जल और कांच रहेगा बेटा तो वहां पे विरल, जब जल और हवा रहेगा तो वहां पे सघन। पहले वाली कंडीशन देखते हैं, जल और कांच, जल और कांच है तो जल का है सघन हो गया, वहां पे कैसा काम करेगा बेटा? देखो विरल हुआ कि नहीं। और दूसरी जगह यहाँ देख लेते बेटा, जल और हवा है, जल और हवा, जल और हवा, तो वहां पे कैसे काम करेगा बेटा? जल सघन की तरह। देखो यहाँ पे सघन काम किया कि नहीं किया। जैसे ही हम जल को हवा के साथ लेंगे बेटा तो वो काम कैसा करेगा बेटा? सघन माध्यम की तरह। ठीक है, वो काम कैसा करेगा? सघन माध्यम की तरह। फिर देखो यहाँ जल और कांच लिए है बेटा, जल और कांच जस्ट इसका अपोजिट है। जल और कांच लिए बेटा, जल और कांच जब लेंगे तो कैसा काम करेगा? कांच विरल। जल देखो कैसा काम कर रहा है? विरल। यहाँ पे देख लो बेटा, हवा और कांच, सॉरी हवा और जल लिए हैं, हवा और जल जब लिए बेटा, हवा, हवा और जल इन दोनों में भी देखो जल कैसा काम करेगा बेटा? सघन का। जल सघन माध्यम है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो तुरंत मैसेज करिए यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा आप लोग। ठीक है।